नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी 9 पर। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। आप देख रहे हैं क्लोजिंग बज और आज का दिन मार्केट्स के लिए बेहद दर्दनाक था। वैसे देखा जाए तो बाजार में आज बड़ी गिरावट देखने को मिली, लेकिन ऑप्टिमिस्टिक लोग जो हैं या फिर जो तेजी करने वाले हैं वो ये भी कहेंगे लोअर लेवल से रिकवरी काफी अच्छी होती हुई दिखी। लेकिन खबरें इस तरह की नहीं है कि बाजार में कुछ पॉजिटिव मोमेंटम ढूंढा जाए, क्योंकि इजराइल की ओर से ईरान के ऊपर हमला कर दिया गया। आज सुबह ही हम आपको एक खबर बता रहे थे, उसी के ऊपर हमने एक नीजक रिएक्शन, एक गैप डाउन ओपनिंग आज के मार्केट में देखी थी। तो इस हमले का इंडियन मार्केट्स पे तो असर हुआ ही है, ग्लोबली इसका इम्पैक्ट हम देख ही रहे हैं। लेकिन अगले हफ्ते बाजार पर किस तरह का असर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो वीकेंड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीकेंड में ईरान और यूएस के बीच में बातचीत होने वाली है अगले दौर की न्यूक्लियर डील को लेकर, और उससे पहले ही आप देखिए ये हमला होता हुआ दिखा है। तो अब अगला हफ्ता जो है वो मार्केट्स के लिए कैसा रह सकता है, कैसे आपको स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए, आज की गिरावट के क्या मायने हैं, क्या लो लेवल से रिकवरी पर ज्यादा फोकस करें या हाई लेवल से जो हम गिरे हैं, जो इस खबर का इम्पैक्ट हमने नेगेटिव साइड पर बनता हुआ दिखा है, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इन सब पर बातचीत करेंगे। पहले जरा ये देखिए कि आज मार्केट में किस तरह का एक्शन देखने को मिला। आज हमारी गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। निफ्टी पर अगर हम देखें तो 24,473 इस लेवल पर हम खुले थे और खुलते ही हमने लो बना लिया था। यानी कि हम गैप डाउन खुले थे, जो कल हम 24,900 के आसपास बंद हुए थे, वहां से ऑलमोस्ट हम 400 पॉइंट नीचे खुले और वहीं पे हमने लो बना लिया। और उसके बाद हमने दिन के दौरान 24,754 का हाई भी छुआ था और क्लोजिंग हुई हमारी 24,718 के लेवल पर, यानी कि डे हाई के आसपास जाकर हम बंद हुए। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए हमारे निफ्टी की जहां तक बात है तो 170 पॉइंट निफ्टी गिरकर बंद हुआ। 650 अंकों की गिरावट सेंसेक्स में थी और 555 अंकों की गिरावट लेकर बैंक निफ्टी भी बंद होता हुआ दिखा है। बैंक निफ्टी की जहां तक बात है तो 55,500 का जो लेवल है उसको हमने क्लोजिंग बेसिस पर कॉन्कर कर लिया। खुले थे हम 55,150 के भी नीचे और जो हाई था हमारा वो 55,688 का था। तो डे हाई के करीब तो नहीं, लेकिन हाँ अच्छी खासी रिकवरी लेकर ऑलमोस्ट 450 अंकों की रिकवरी लेकर बैंक निफ्टी में भी आज हमने जो क्लोजिंग है वो बनती हुई दिखी है। तो नीजक रिएक्शन जरूर बाजार में हमने देखा आज जो खबर आई थी हमले की, लेकिन उसके बाद जो रिएक्शन आया, जो रिकवरी आई, वो काफी अच्छी आप कह सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की जहां तक बात है। एडवांस डिक्लाइन खराब था आज के सेशन में, केवल 1059 शेयर ही आज बढ़कर बंद हुए, क्योंकि ऑब्वियसली बाजार पर प्रेशर इतना था, ब्रॉडर मार्केट्स पे भी प्रेशर था। 1824 शेयर ऐसे हैं जो कि लाल निशान के साथ बंद हुए। वो इसलिए क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स रिकवर जरूर हुए, लेकिन फिर भी 1/4% से ज्यादा की गिरावट के साथ ही आज के सेशन में हमने क्लोजिंग बनती हुई दिखी। आज जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात है तो उसमें अगर आप देखेंगे तो जुबिलेंट ग्रुप के स्टॉक्स बहुत ज्यादा फोकस में थे। तीनों कंपनियों में ब्लॉक डील हुई है। उसके बाद जुबिलेंट इंग्रेविया और जुबिलेंट फूडवर्क्स में रिकवरी देखने को मिली और जुबिलेंट फार्मोवा का शेयर हायर लेवल से आज करेक्ट होकर फिसल कर नीचे जाकर बंद होता हुआ दिखा। इसके अलावा टाटा टेली सर्विसेज में 2 दिन की मजबूती के बाद हमने देखा जो आज मुनाफा वसूली थी वो हावी होती हुई दिखी। और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो इरडा का शेयर आज फिर से 5.5% के आसपास की गिरावट के साथ बंद हुआ। कल क्यूआईपी के डिटेल्स आए थे, 4% के आसपास की गिरावट थी। आज फिर से अगर आप देखेंगे 5.5% की गिरावट लेकर ये स्टॉक बंद हुआ। ईरान पर जो हमला हुआ है इजराइल की ओर से, उसकी वजह से क्रूड उछला है 10%। उसका इम्पैक्ट हमने ओएमसीज के शेयरों में देखा और उसके साथ साथ इंडिगो जैसी जो एयरलाइन स्टॉक्स हैं उनमें भी आज हमने प्रेशर देखा। इंडिगो का शेयर आज के सेशन में 4% की गिरावट के साथ बंद होता हुआ दिखा। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स जो कि बहुत एक्टिव थे आज के सेशन में, उसमें एक तो शिपिंग कॉर्पोरेशन ये 10% की मजबूती के साथ बंद हुआ और कुछ सिलेक्टिव डिफेंसिव स्टॉक्स में देखें तो जेन टेक्नोलॉजीज 4% की मजबूती के साथ आज के सेशन में बंद होने में कामयाब रहा। गिरावट कहाँ देखने को मिली, उसमें इरडा और इंडिगो तो है ही है। इसके अलावा रिलायंस पावर में भी मुनाफा वसूली हावी है, आज भी करीब 4% की गिरावट के साथ ये बंद हुआ। अजंता फार्मा 3.5% और कैनरा बैंक में भी जहां FY26 का जो बोरिंग प्लान है उसको मंजूरी दी गई है बोर्ड की ओर से, ये स्टॉक भी आज करीब 4.25% की गिरावट के साथ ही बंद होता हुआ दिखा। तो नेट देखा जाए बाजार के लिए आज कमजोर सेशन था, लेकिन अच्छी बात यह है कि लोअर लेवल से रिकवरी लेकर डे हाई के आसपास जाकर निफ्टी में आज हमने क्लोजिंग बनती हुई देखी है। तो अब इसके मायने क्या है, अगले हफ्ते के लिए हमारे लिए क्या संकेत बन रहे हैं, कौन से अहम ट्रिगर हैं, उन सब पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ PhD कैपिटल के फाउंडर एंड CEO प्रदीप हल्दर जी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। उनके पास चलते हैं, उनका स्वागत करते हैं। प्रदीप सर, बहुत स्वागत है आपका। वेरी गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। माय ऑडियो इज ऑडिबल? यस सर, थोड़ा सा ग्लिच लग रहा है लेकिन आवाज आ रही है आपकी। ओके, सुनाई दे रहा है सर?
यस यस सर, थोड़ा एको हो रहा है। आई थिंक दो सिस्टम एक साथ खुले हुए हैं जिस वजह से शायद ये दिक्कत हो रही है। मैं आपका वॉइस, मेरा जो मेन चैनल पेज है इससे मैं नहीं ओपन सुन। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर आप? चलिए वापस से उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आई थिंक कुछ टेक्निकल दिक्कत है। सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर। सर एको हो रहा है। आई थिंक कुछ तो ऐसा है जिस वजह से हम देख रहे हैं कि थोड़ा आवाज में दिक्कत है। आई थिंक दो सिस्टम आपके एक साथ खुले हैं कहीं पे सर, जिस वजह से ये हो रहा है। अगर आप इसको थोड़ा देख पाएं, जिस वजह से शायद ये एको हो रहा है। लेकिन इस बीच आपको सर सबसे पहले आपकी जो राय है वो मार्केट्स के ऊपर लेना चाहता हूँ। मार्केट में सर निचले स्तरों से जो हमने रिकवरी बनती हुई दिखी है उस पर ज्यादा फोकस करें, या फिर ये जो डेवलपमेंट हो रहे हैं ईरान के साथ जो यूएस की बातचीत होने वाली है न्यूक्लियर डील को लेकर, उससे पहले जो माहौल बिगड़ रहा है, स्थिति खराब हुई है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए? ये वीकेंड कैसा रह सकता है मार्केट के लिए और मंडे को कैसी शुरुआत हो सकती है? सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर, अभी सुनाई दे रहा है? अरे लाउड एंड क्लियर सर, बहुत बढ़िया। फाइन। सॉरी सर, एक्चुअली आई थिंक कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम हो गया, तो इस अभी मैं इंस्टेंट और एक लैपटॉप था मेरे पास तो मैं ज्वाइन हो गया। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर आपका। जिस तरह से आपने ये दुविधा दूर कर दी है, मार्केट की दुविधा दूर होती हुई नजर आएगी नहीं आएगी, क्योंकि दोनों तरफ से बाजार को देखा जा सकता है सर। वैसे देखा जाए तो बाजार लो लेवल से रिकवरी के साथ डे हाई के आसपास जाकर बंद हुआ, तो जो ऑप्टिमिज्म है, जो तेजड़ी है, वो तो देखेंगे कि बाजार रिकवर होकर बंद हुआ, क्योंकि जहां खुला वहीं बॉटम बन गया, वहां से हम अच्छी खासी रिकवरी के साथ बंद हुए। लेकिन सर दिक्कत तो है, अब दुनिया में मिडिल ईस्ट में खास तौर पे जिस तरह से चिंता बढ़ रही है, स्पेशली जो बातचीत होने वाली है रविवार को दोनों देशों के बीच में न्यूक्लियर डील को लेकर, उससे पहले कुछ दबाव बनाया जा रहा है, कुछ थोड़ा धमकाना अंदाज बनता हुआ दिख रहा है, जिस पर क्रूड रिएक्ट करता हुआ दिखा है, जिस वजह से हमारे मार्केट्स में भी आज गिरावट आई। तो किस पर ज्यादा फोकस करें सर? ये जो गिरावट हुई 170 अंकों की उस पर, या फिर जो लो लेवल से शानदार रिकवरी हुई उसके ऊपर? सर मुझे लगता है जो लोअर लेवल से रिकवरी हुआ है, ये आज थोड़ा तो चलो मान ही लेता हूँ कि रिकवरी हुआ है लोअर लेवल से, लेकिन द फैक्ट इज मार्केट सेंटिमेंट इज नॉट गुड। बिकॉज मैं एक्चुअली लगातार लास्ट 15 दिन से ना नेगेटिव था, मतलब कंसोलिडेशन कर रहा था मार्केट। अब जैसे ही मार्केट कंसोलिडेशन कर रहे थे उस टाइम पे आपने देखा ही होगा ऑब्जर्व करके, 24,500 के नीचे मार्केट नहीं जा रहा था और 25,000 के ऊपर मार्केट नहीं जा रहा था। अब जो रेट काट हुआ पॉजिटिव चीज हुआ, उसके बाद हमने देखा कि 25,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन किया और मैं भी पॉजिटिव ही था। लेकिन मेरा एक कंडीशन है कि 25,000 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो लगातार हम देख रहे हैं कि 25,000 के ऊपर सस्टेन करना, बैंक निफ्टी 56,000 के ऊपर सस्टेन करने में सक्सेस नहीं हुआ, नीचे आ गया। कहीं ना कहीं हायर टाइम फ्रेम से बार बार एक प्रेशर है, मल्टीपल जो सेलिंग प्रेशर है वो देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी का जो मेन सेलिंग जो प्रेशर है इंडिया के कारण नहीं हो रहा है, ये बेसिकली जो जियो पॉलिटिकल टेंशन है इसके वजह से हो रहा है। सो आई बिलीव कि एज पर द साइकोलॉजी, अभी अगर थोड़ा हम बात करते हैं कि नेक्स्ट 2-3 महीना क्या हो सकता है, हमारा सर एक मॉडल पोर्टफोलियो है, उसमें ना हमने 45% अप्रोक्स गोल्ड, लिक्विड बीज, मतलब ऐसे करके लिक्विड कैश पे हम अभी बैठे हैं। तो बेसिकली हमारा मानना ऐसा है कि मार्केट अगर फिर से कभी क्रैश आता है, फिर से कभी मार्केट में एक डाउनफॉल देखने को मिलता है, तो उस टाइम पे हम बाई ऑन डीप करके जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम्स क्या सर, इस मार्केट में क्या हो रहा है, लगातार जो इन्वेस्टर्स हमें सुन रहे हैं उनको लग रहा है कि मार्केट बुलिश है और उनका मान लीजिए जो भी कैपिटल है ना सब पैसा डाल रहा है। तो मुश्किल सर यहाँ पे ही है, मुझे लगता है कि हायर टाइम फ्रेम से बार बार सेलिंग हो रहा है, बार बार रिजेक्शन आ रहा है, तो हमें मार्केट को रिस्पेक्ट करना चाहिए एंड मार्केट जो समझाने का कोशिश कर रहा है उसको समझना हमें चाहिए। तो मुझे लगता है कि एक बार यहाँ पे हल्का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट 25,000 के ऊपर सस्टेन करता है उसके बाद सब कुछ सही हो जाता है, लेकिन जो सिचुएशन बना है वार का एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, तो मुझे लगता नहीं कि इमीडिएटली ऐसा कुछ होने वाला है। ये टेंशन नेक्स्ट 2 से 3 महीना और भी हावी होने वाला है, और अगर ये कंटिन्यू रहेगा मार्केट में और भी वॉलेटिलिटी इंक्रीज जो होते हुए हम देखेंगे, तो मार्केट में और भी प्रेशर आने का हाई पॉसिबिलिटीज चांस है। आज देखिए 24,000 ऑलमोस्ट 490 के आसपास निफ्टी का डे लो है,
वहां से तो रिकवर हुआ है। मेरा डर यहाँ पे है कि 24,500 के नीचे अगर क्लोजिंग होता है, इस केस में बहुत सारे स्टॉक बहुत बुरी तरीके से पिटाई हो सकता है, क्योंकि लगातार देखेंगे कि लास्ट 2 से 3 महीने में नॉनस्टॉप स्टॉक भाग ही रहा है। और सर एक दिन का ये जो फॉल हुआ ना, इंडेक्स गिरा 300 पॉइंट 400 पॉइंट, लेकिन स्टॉक में पिटाई इतना बुरे तरीके से हुआ, बहुत सारे स्टॉक में स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। मतलब ये आप हम एक ऐसा जोन में अभी है जो बुल मार्केट के फेस नंबर 1 पे थे, वो भी कंफर्मेशन वाला नहीं था। वो जो कंफर्मेशन वाला थोड़ा लग रहा था कि नहीं कंफर्मेशन चलो हो भी जाए, लेकिन उस वहां पे भी बार बार एक रेजिस्टेंस फेस हो रहा है। सो एज पर द माई इंटरप्रिटेशन सर, मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी फिर से एक बार नीचे जा सकता है, और निफ्टी फिर से एक बार नीचे जा सकता है। इनफैक्ट 24,000 के भी नीचे जाने के लिए आई थिंक रेडी हो रहा है, ऐसा ही कुछ संकेत मुझे मार्केट से समझ में आ रहा है। आज से 5-6 महीना पहले मैंने आपको एक स्टेटमेंट दिया था सर, फिर से मार्केट हमने देखा कि 4-5 महीना मार्केट नीचे ही था, और जब मैंने आपको बताया था, आपको याद ही होगा कि मार्केट फिर से ऊपर रहा। फिर से सर मुझे ऐसा वाला एक फीलिंग आ रहा है, बार बार ये जो हायर टाइम फ्रेम में मार्केट रिजेक्शन हो रहा है, मुझे लग रहा है कि मार्केट एक बार फिर से नीचे जाने के लिए रेडी हो रहा है। सो इसीलिए मैं ना यहाँ पे जितने भी हमारे क्लाइंट्स भी है, उनको हमने मैक्सिमम किसी का स्टॉप लॉस थोड़ा बहुत जो कटा है उनको एग्जिट करवा दिया। जो रीबैलेंस के लिए मैं वेट कर रहा था बहुत टाइम से, जो मुझे लगता है कि कमिंग डेज में पॉसिबिलिटीज है वो रीबैलेंस का, क्योंकि मैं हमेशा से बोलता आया हूँ लास्ट 15 दिन 20 दिन 1 महीने में, बाय ऑन डीप करना है, बाय ऑन डीप करना है, टॉप में मुझे नहीं लेने का। अभी मुझे लगता है कि वो दिन ज्यादा दूर नहीं है, बहुत जल्दी आने वाला है। अब लेवल के लिए तो सर मैं बात कर दूंगा कि 24,500 के नीचे जब तक नहीं आ रहा है, वीक नहीं हो रहा है, लेकिन एज पर द साइकोलॉजी मार्केट को फिर से एक बार नीचे आना ही है। सर मेरा मानना ये पे आप बाय ऑन डीप कीजिए, आपका जो पोजीशन है थोड़ा हल्का करके जाइए, इस मार्केट पे ज्यादा ओवरवेट करना सही नहीं होगा। मतलब आप कहना चाह रहे हैं सर कि जो अपनी तेजी की पोजीशन है उसे आप खाली कर दो। हाँ पूरा नहीं सर, एटलीस्ट मतलब मेरे पास अगर 1 लाख आज है, तो मैं तो बोलूंगा कि आप 50% कैश में बैठे रहो और बाकी 50% आप इन्वेस्टेड रहो, क्योंकि लगातार 2 से 3 महीना नॉन स्टॉप मार्केट चल रहा है। ऐसा आपको नहीं सोचना है इस मार्केट में कि मार्केट ऊपर जा रहा है मैं इन्वेस्ट कर दूं, ऐसा नहीं सोचना है। ऐसा एग्रेसिव बुलिश इस जोन पे नहीं होने का। तो तेजी की पोजीशन है तो 50% आप बेच दें, खाली कर दें, यही कहना चाह रहे हैं सर आप? हाँ सर, ये एक्चुअली ओवरऑल पोर्टफोलियो के लिए नहीं है, स्टॉक स्पेसिफिक होगा। एंड जहाँ पे आपको थोड़ा लग रहा है कि ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है, उसमें आपका पोजीशन तो थोड़ा कम होना चाहिए, ओवरवेट नहीं यहाँ पे होना चाहिए। अप्रोक्स 50% 40% तो आपका कैश में अभी बैठे रहने सही होगा, क्योंकि बहुत मार्केट में ऐसा भी बात चल रहा है, यूएस में अगर कुछ रिसेशन अगर बाई चांस आ जाता है, तो ऑब्वियसली इंडिया भी नीचे गिरेगा, क्योंकि हमें तो सर क्या है ना, वो ग्लोबल मार्केट के ऊपर ही हमें डिपेंड करना पड़ता है कि अभी अगर डाउ जोन्स में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, बाहर में कुछ भी इशू हो जाता है, तो हम भी अभी नीचे, ऐसा नहीं होगा कि डोमेस्टिक चीजों के वजह से हम एकदम पूरे तरीके से रैली करके ऊपर चले जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। तो इसीलिए मेरा मानना ये है कि एक बार आप सेफ रहिए और आपका जो पोजीशन है हल्का करते जाइए। सर आप कह रहे हैं कि 24,000 के नीचे जाने की तैयारी निफ्टी कर रहा है, बड़ा बयान आपने दे दिया, ये बड़ी बातचीत कह दी आपने। आज हम 24,700 पर 700 के ऊपर जाकर सेटल हुए हैं, और आप कह रहे हैं कि 24,000 के नीचे जाएगा, यानी कि 700 अंकों से ज्यादा की गिरावट यहाँ आपको दिख रही है। तो बैंक निफ्टी पे क्या व्यू बन रहा है सर, वो कहाँ तक चला जाएगा फिर? बैंक निफ्टी में अगर एक करेक्शन आता है, तो मुझे लगता है एक बार फिर से आपको 52,000 51,500 तक मैक्सिमम जा सकता है। एक्चुअल में टेक्निकली बात करना बहुत मुश्किल होता है जब आप करेंट जोन से, मतलब जो मैं टारगेट ले रहा हूँ कि इतना तक नीचे जा सकता है, अगर वहां से मार्केट मान लीजिए 2,000 पॉइंट 1,000 पॉइंट ऊपर है, तो अभी के लिए सेलिंग जो प्रेशर है वो स्टार्ट होगा 24,500 के नीचे। अगर एक बार क्लोजिंग हो गया, तो मान लीजिए लास्ट जो 1 महीने का 1.5 महीने का जो एक सपोर्ट बन रहा था, उसके नीचे ब्रेक हो गया, मतलब 24,000 के नीचे भी जाने वाला है। और जो भी लास्ट शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत शॉर्ट अपना जो स्मॉल कैप एंड मिड कैप में रैली हुआ था, देखिए आज और कल भी यही स्मॉल कैप और मिड कैप ज्यादा पिटाई हो रहा है। सो मेरा मानना ऐसे ही है, मैं तो पोजीशन हल्का ऑलरेडी कर दिया और कर भी रहा हूँ, और नीचे आने का लिए मैं वेट करूंगा। अगर बाई चांस ये एनालिसिस मान लीजिए
गलत हो गया कि नहीं, मार्केट उतना नीचे नहीं आया, तो मेरे को खोने का कुछ नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मार्केट नीचे आया था उस टाइम पे भी मेरा प्रेडिक्शन सही था। जिस टाइम पे मैंने बोला कि मार्केट ऊपर आ सकता है, उस टाइम पे भी मेरा प्रेडिक्शन सही था। अब इस बार भी अगर एक बार गलत हो जाता है तो उसमें मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन मुझे हल्का रहना है, मुझे सेफ रहना है, ज्यादा बाइंग ओवरवेट मुझे नहीं करना है अभी इस मार्केट में। चलिए ठीक है, परफेक्ट है। ज़्यादा ओवरवेट नहीं रहना है। 52,000 से 51,500 ये लेवल्स हैं जो कि बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं, और अगर 24,500 निफ्टी पर टूट जाता है तो फिर हम नीचे में 24,000 के जो नीचे के लेवल्स हैं उसकी भी तैयारी करते हुए नजर आ सकते हैं। तो दिक्कत की बात तो है, प्रेशर तो है मार्केट में। अगर आपके पास तेजी की पोजीशन है तो आप अपनी 50% पोजीशन को काट लीजिए और 50% कैश पर रहिए, यानी कि अपॉर्चुनिटीज का वेट कीजिए, वो शायद आपके लिए ज्यादा बेटर हो सकता है। तो अभी पूरा तेजी के मूड में रहना ये शायद आपके लिए ठीक नहीं है। थोड़ा इंतजार करें, थोड़ा लाइट रखें पोजीशंस को, वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि बाजार में प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है, यानी कि बाजार में गिरावट यहाँ से और आ सकती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि अभी तक जो बातचीत हुई है उससे निकल के सामने आई है। सर मैं कुछ ट्रिगर्स भी रखूंगा आपके सामने जो जिसके ऊपर अब बाजार फोकस करेगा। उसके साथ साथ कुछ स्टॉक्स हैं जो कि आज लाइमलाइट में रहे, और दर्शकों के सवाल ये भी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो एक सुपर चैट हमारे पास पहुंची है किरण जी की, 40 रुपए का समर्थन उन्होंने भेजा। कह रहे हैं कि सर IRB इंफ्रा 800 शेयर है, 50 रुपए के ले रखे हैं, क्या एवरेज करें या फिर सेल कर दें? अब स्टॉक स्पेसिफिक पोजीशंस बहुत सर लोगों के पास है, उन्हीं को लेकर सवाल आएंगे ही। देखिए, IRB इंफ्रा बेसिकली 50 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि जो एक टॉप बनाया ऑलमोस्ट 53 के आसपास, तो जिनके पास है, देखिए मैक्सिमम अभी हमने देखा कि 53 के एक टॉप बनाया, अभी नीचे आ रहा है। आज का पैनिक लो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडेक्स लेवल पे एज वेल एज स्टॉक लेवल पे। ऐसा हमने हमारे क्लाइंटों को भी आज सजेस्ट किया है कि आज का पैनिक लो के हिसाब से जितने भी लॉन्ग पोजीशन है, अगर आपके पास है तो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। तो मेरा मानना है यहाँ पे ये कि IRB इंफ्रा में भी सर ये आज का जो पैनिक लो है यही उनके लिए स्टॉप लॉस है। अगर बाई चांस हिट होता है तो आप निकल जाइए, बहुत जल्दी आपको एक बार 42 एंड 35 का भी प्राइस मिल सकता है। अच्छा ठीक है। तो इस शेयर से आप निकल जाइए, नीचे और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। इस बीच सर एक बार मन्नापुरम देखिए, आशिफ पटेल जी कह रहे हैं कि 266 के रेट पर है, 40 रुपए पर सेंट्रल बैंक ले रखा है और 6 महीने तक होल्ड कर सकते हैं ये। ओके, सेंट्रल बैंक मैं पहले बता देता हूँ 38 के आसपास चल रहा है अभी। बेसिकली मुझे लगता है, देखिए रिसेंटली एक्चुअली बैंकिंग स्टॉक उतना भागा नहीं है, और PSU तो ज्यादा भागा है, चला ही नहीं है अभी। सो मुझे लगता है कि देखिए जो टॉप है इसका 40 के आसपास है। अभी मार्केट थोड़ा आज जितना नेगेटिव परफॉर्मेंस रहा है, तो बेसिकली मुझे लगता है कि आपको एक बार 33 का एक फाइनल स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। बाय ऑन डीप आपको नहीं करना है, क्योंकि स्टॉक बाय ऑन डीप करने जैसा है नहीं इसमें, क्योंकि लगातार हमने देखा कि टॉप बनाया था ऑलमोस्ट 73 के आसपास, वहां से धीरे धीरे नीचे आ रहा है। इनफैक्ट इससे पहले भी हमने देखा बहुत बार कि 115 110 के आसपास भी जब था बैंक, वहां पे सस्टेन नहीं कर पाया। तो इसीलिए आपको 32 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और बने रहिए। अगर कभी भी आपको 48 से लेके 50 का प्राइस मिलता है, उस केस में आप एक बार एग्जिट करने का सलाह होगा, पर्टिकुलर इस बैंक से। और मन्नापुरम फाइनेंसर मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा एक बेस के साथ बेसिकली ब्रेकआउट आया है इसमें। आप बने रहिए, इसमें कोई स्ट्रक्चर वाइज प्रॉब्लम नहीं है। मैं अगर वीकली चार्ट भी देखता हूँ सर, यहाँ पर भी मैं देख पा रहा हूँ कि ब्रेकआउट है, अच्छा खासा वॉल्यूम हुआ है, और इतना पॉजिटिव वॉल्यूम हुआ है कि ऐसा वॉल्यूम लास्ट हुआ था 2023 में, उसके बाद हो रहा है। ब्रेकआउट आया है 220 225 के आसपास एक ब्रेकआउट आया है, तो उसके ऊपर अभी सस्टेन भी हो रहा है। तो मेरा मानना है यहाँ पे ऐसा है कि आप एक बार होल्ड करके जाइए, बहुत जल्दी आपको एक बार यहाँ पे 295 और 300 का टारगेट देखने को मिलेगा। आप बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 245। ओके ठीक है, परफेक्ट है। सर इस बीच एक बार गोदरेज प्रॉपर्टीज भी देख लीजिए। मुकेश कुमार जी का सवाल है, कह रहे हैं कि 2828 का लिया हुआ है। प्लीज सर सवाल का जवाब दे दीजिए। तो सर जवाब तो आपको दे रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, आप ही के लिए बैठे हैं। सर ये कह रहे हैं कि 2888 का लिया हुआ है गोदरेज प्रॉपर्टीज, इसमें क्या करें? देखिए कंपनी अच्छा है, प्रॉफिटेबल है, ऑलमोस्ट 1390 करोड़ के आसपास प्रॉफिटेबल कंपनी है। लिक्विडिटी का तो कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। 72,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। आप देखेंगे इसका जो स्टॉप लॉस बन रहा है अभी, वो है 2250 के आसपास। सो 2250 के आसपास इसका स्टॉप लॉस है, बने रहिए। और क्योंकि जो एंटायर अपना रियल एस्टेट काउंटर है
अभी उतना भागा नहीं है, बस यहाँ पे एक फॉलो अप बाइंग आया था, उसके बाद मार्केट थोड़ा करेक्शन हो रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो सकता है। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो मुझे लगता है यहाँ पे आपको जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है ऑलमोस्ट 2830 के आसपास, 2830 के आसपास, तो 2830 आपको नेक्स्ट 4 से 5 महीने में मिलेगा प्राइस। अब बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 2250 के आसपास आपका स्टॉप लॉस होगा। और एक बार अगर 2830 के ऊपर सस्टेन करता है उस केस में आपको ऑल टाइम हाई आते हुए दिखेंगे, तो बने रहने का सलाह होगा सर यहाँ पे। ठीक है, इसमें बने रहिए सर। एक ना आप Hyundai मोटर का भी चार्ट देख लीजिए। Hyundai मोटर इंडिया, जो कि इंडिया में लिस्टेड कंपनी है, इसको लेकर आज 1937 का प्राइस आज सर करीब 1% नीचे ये बंद हुआ। सवाल है रेखा जैन जी का, वो कह रही है कि सर प्लीज टेक माई क्वेश्चन ऑन Hyundai मोटर होल्डिंग सिंस आईपीओ लिस्टिंग, अब क्या करना है सर? अगर इनका आईपीओ का लिया हुआ है तो मुझे अगर सही याद है तो 1960 रुपए का प्राइस था। अभी रिसेंटली इसने सर जो प्राइस है 1960 का उसको पार भी किया था। 1984 रुपए 80 पैसे का इसने हाई छुआ था, तो वापस नीचे आ गया है ये। तो ये तब से होल्ड कर रही है, इनका प्राइस अब आया है जाकर, तो क्या इनको निकल जाना चाहिए या अभी बने रहे इसमें? सर मेरे ख्याल से देखिए यहाँ पे बने रहने का सलाह होगा। जब आईपीओ आया था, आईपीओ आने के बाद देखिए मेरा हमेशा से आईपीओ हाई स्ट्रैटेजी चलता है, आपको पता ही है, आपको भी अभी याद हो ही गया। आईपीओ के बाद ना आईपीओ हाई के ऊपर सस्टेन नहीं किया। इनफैक्ट हुंडई का जब आईपीओ आया था, वन ऑफ द बिगेस्ट आईपीओ था, इज लाइक एलआईसी के बाद, पेटीएम के बाद। अभी जितने बड़े बड़े आईपीओ आता है ना वो चलता नहीं है, ये एक ट्रेंड रहा है मार्केट का। अब इसका रीजन क्या है मुझे नहीं पता, बट चलता नहीं है। सो यही है बेसिकली। तो अभी देखिए यहाँ पे आईपीओ आने के बाद नीचे कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन होने के बाद सक्सेसफुली जो अभी आईपीओ हाई है उसके ऊपर मेंटेन हो रहा है। तो अगर ये महीना बेसिकली जून मंथ एक बार अगर क्लोज हो जाता है कि 1950 के ऊपर, तो मुझे लगता है कि एक बार यहाँ पे बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। इनफैक्ट आप नेक्स्ट 1.5 से 2 सालों में देखेंगे कि 2850 से लेके 3000 का भी भाव आपको देखने को मिलेगा मैक्सिमम 1.5 से 2 सालों में। क्योंकि ये जो लेवल है ना, ये रेसिस्टेंस है, एक बार अगर इसके ऊपर एक बार मंथली बेसिस पे एक बार अगर क्लोजिंग हो जाता है तो लॉन्ग टर्म जो चार्ट होता है उसमें ये सही हो जाएगा। तो जिनके पास है बने रहिए, लेकिन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस होगा आपका 1850। 1850 रहेगा स्टॉप लॉस। अगर उसके नीचे चला जाता है तो फिर से टाइम करेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, तो फ्रेश खरीदारी भी कर सकते हैं सर अगर कोई 1.5 से 2 साल भी के अभी अंदर। करके जा सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम स्ट्रक्चर वाइज नहीं है। इनफैक्ट जो स्ट्रक्चर बन रहा है अभी वो डिक्सन वाला याद आ रहा है मुझे, जब डिक्सन भी आईपीओ आया था ऐसे ही हुआ था। डिक्सन आईपीओ आया था, उसके बाद थोड़ा बहुत चला था, बाद में कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद जो भागा नॉन स्टॉप भागा। तो अभी हुंडई मोटर का अभी स्ट्रक्चर वैसे ही है। नो डाउट इज ए प्रॉफिटेबल कंपनी, आप देखेंगे 5490 करोड़ के आसपास प्रॉफिटेबल कंपनी। और मेरा सर एक ब्लैक हुंडई मोटर का भी कार है, ब्लैक भाड़ना है। सो बहुत अच्छा है। तो मुझे लगता है कि ठीक ठाक है, लिक्विडिटी का तो कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं इसमें, तो बने रहिए आप। नो डाउट आईपीओ हाई के ऊपर जैसे ही सस्टेन करने लगेगा तो नेक्स्ट आपको मिलेगा 1.5 से 2 साल में 2800-3000 का भाव। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है सर, आपके पास गाड़ी Hyundai की है और Hyundai के शेयर पे आप कैसे टारगेट दे डिस्क्लेमर रहे देना चाहूंगा सर, यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा कार है, मतलब हुंडई का जो बिजनेस है नो डाउट अच्छा है। और मैं तो बेसिकली ड्राइव करता हूँ, मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। हुंडई का मतलब मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बहुत स्ट्रांग है। मतलब आपको गाड़ी ड्राइव करने का जो एक्सपीरियंस है, मतलब जो फीलिंग आती है वो काफ़ी स्मूथ आती है, मतलब कि इंजन इनके काफ़ी अच्छे हैं सर। ऐसा ही कुछ फीलिंग ना होंडा की गाड़ियों में, मतलब जितनी भी बातचीत होती है दोस्तों के साथ, सहयोगियों के साथ, ऐसी चीज़ें होंडा की गाड़ियों को लेकर है सर। एक समय क्या हुआ सर, मैंने होंडा की गाड़ी से स्विच करके टाटा की गाड़ी में ले रहा था। मुझे किसी ने मना भी किया कि आप जिस कंपनी, जिस इंजन से, जिस स्मूथनेस से आप शिफ्ट हो रहे हैं, आपको थोड़ा सोच विचार करना चाहिए। मैंने नहीं मानी, और मैं जानता हूँ सर मैं कितनी परेशानी मैंने झेली है उसके आपका बाद। जो व्हाइट कार है वो कौन सा होंडा का है क्या? नहीं सर, पहले होंडा थी, अब तो टाटा की गाड़ी है सर। ओके ओके, ग्रेट सर, ग्रेट। और सर एक अपडेट देना मैं आपको चाहूंगा। लास्ट दिन जब हमने शो किया मैंने आपको 2 कॉल दिया था, एसडब्ल्यू सोलर उसका हम्म, पूरा टारगेट आ चुका है। आज तो थोड़ा प्रेशर में नीचे आ गया था, लेकिन उसी नेक्स्ट दिन ही ऑलमोस्ट 345 के आसपास हाई लगा के आया। मेरा टारगेट था 330 के आसपास। और एक में आपको कॉल दिया था, आई थिंक साइंटिफिक इंडिया ऐसा कुछ करके स्टॉक, सेकंड स्टॉक सीक्वेंस का भी। साइंटिफिक। हाँ, सीक्वेंस साइंटिफिक, उसका भी टारगेट 204 था मेरा, 203 पॉइंट समथिंग कुछ हाई लगा, अप्रोक्स दोनों टारगेट ही अचीव।
तो अभी क्या हुआ ना, रिसेंटली मैं विवेक सर के साथ शो कर रहा था, तो सुमित सर के साथ शो किया, जितने भी कॉल्स दिया टारगेट अचीव, आपके साथ शो कर रहा हूँ, मतलब 95% टारगेट अचीव। अब विवेक सर के साथ दोनों में शो किया 2 दिन, 2 दिन में मैं 2 कॉल दिया, 2 कॉल का भी स्टॉप लॉस कटा है। तो मैं विवेक सर के भी वही बोल रहा था, यार जिनके साथ मैं शो करता हूँ पूरा टारगेट अचीव, संदीप सर के साथ जो भी कॉल देके जाता हूँ पूरा टारगेट अचीव, आपके साथ शो करता हूँ तो स्टॉप लॉस लग जाता है। ये अजीब इत्तेफाक है सर, ये नहीं? वही देख रहा था। देखिए लास्ट दिन मैंने सोचा था कि चलो मार्केट में थोड़ा बहुत प्रेशर आ रहा है तो क्या होगा, आई डोंट नो, अच्छा ट्रेंड है। लास्ट दिन भी 2 कॉल देके गया, सुपर हिट था एकदम। वही है सर, मार्केट होता है, चलता है कि अभी तो थोड़ा बहुत बैंकिंग भी ढीला हो रहा है, मार्केट का भी प्रेशर अभी फील हो रहा है ज्यादा। चलिए सर, कोई ऐसी बात नहीं है, स्टॉप लॉस भी अगर हिट हुए तो आपके कॉल्स 95% तो हिट होते ही हैं। केवल एक इत्तेफाक है कि विवेक जी के साथ जब आप शो कर रहे थे तो अब वो स्टॉप लॉस कटे हैं। लेकिन मुझे याद है सर, SW सोलर जो आपने लेवल्स बताए थे, वो पहले दूसरे दोनों टारगेट अचीव हुए हैं, और आपने सीक्वेंट साइंटिफिक का 204 का जो टारगेट दिया, आप कह रहे हैं कि 203 समथिंग का हाई लगाया, तो ऑलमोस्ट टारगेट वहां पे भी अचीव होते हुए दिखे हैं। तो आपकी कॉल्स मेरे हिसाब से तो 100% ट्रैक रिकॉर्ड है सर, जितना मैं जानता हूँ। तो आप बस सर 95 यहाँ नहीं। पे मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, मतलब जो भी लोग हमें सुन रहे हैं, स्टॉक मार्केट में कुछ भी गारंटी नहीं होता है। यहाँ पे जस्ट आपको आपके खुद का स्टडी एंड रिस्क से लेना होता है, कुछ भी प्रॉमिसिंग नहीं है। और जो भी मैं बेसिकली सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ, तो ऐसा कोई भी प्रॉमिसिंग चीज नहीं है, ठीक है। ठीक है, परफेक्ट है। इस बीच लेकिन hyundai का मुझे सर आपका टारगेट बहुत बढ़िया लगा, और आप जो कह रहे हैं कि फॉर्मेशन बन रहा है वो डिक्सन टेक जैसा बन रहा है, 2850 3000 तक के लेवल्स आ सकते हैं। ये तो अपने आप में बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि बहुत समय तक इसने थकाया है लोगों को सर, जिन्होंने भी आईपीओ में पैसा लगाया था, 1960 का प्राइस था, बहुत वेट करने के बाद ये लेवल आता हुआ दिखा है। तो अगर वो थोड़ा एग्जैक्टली पेशेंस सर, और दिखा दें। मेरा मेरा मानना सर यहाँ पे यही है कि जो भी स्टॉक आईपीओ के बाद आपको थोड़ा थकाएगा, और अगर उसके बाद जाके वीकली बेसिस पे ब्रेकआउट आता है ना, वहां पे मैंने 80% 90% ऑफ केसेस देखा, मैं बहुत धमाका होता है। देखिए आईटीसी एक टाइम पे चलता नहीं था, आईटीसी को लेके लोग ट्रोल करते थे। आईटीसी जब भागा, जिस दिन ब्रेकआउट आया, उस मतलब 6 महीने में 5 साल का रैली हो गया। आप देखेंगे कोचिन शिपयार्ड जब आईपीओ हुआ था, उसके बाद चला ही नहीं, 4 साल 3 साल, उसके बाद जैसे ब्रेकआउट आया पूरा बूम हो गया। अभी देखिए हुंडई आईपीओ आया इसी साल, आईपीओ आने के बाद अभी चला ही नहीं, ठीक है। सो अभी आईपीओ आने के बाद नॉन स्टॉप नहीं चल रहा है। तो मेरा मानना ये है कि लास्ट जो 6 मंथ 7 मंथ 5 मंथ हुआ है अप्रोक्स, इसका जो है कंसोलिडेशन, इसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। ये मल्टी मंथ्स का ब्रेकआउट आया है, तब जब मल्टी ईयर का ब्रेकआउट होता है वो और ज्यादा तगड़ा होता है। तो ये जो बेसिकली वीकली ब्रेकआउट आया है, एज पर द चार्ट, एज पर द कैलकुलेशन, मैं अगर लो टाइम फ्रेम में कैलकुलेट करके देखता हूँ, ऑलमोस्ट 2000 माइनस यहाँ पे 1400 के आसपास, तो 600 पॉइंट का गैप मिलता है। सो यहाँ पे पहला जो टारगेट हो रहा है 2600 के आसपास, तो इसके ऊपर भी सस्टेन होगा क्योंकि कंपनी बहुत बढ़िया है। सो नो डाउट इसमें बहुत बड़ा टारगेट है मेरा नेक्स्ट 1.5 से 2 सालों में, अगर ये आईपीओ हाई के ऊपर टिका रहे तो। ठीक है, परफेक्ट है। सर अगला जो सवाल है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए हो सकता है आप इसका आंसर बहुत आसानी से दे दें, या फिर आपको बहुत लंबा जवाब इसका देना पड़े। ये क्वेश्चन है ऋचा गुप्ता जी का, और इनके पास सर 2 शेयर हैं, दोनों में विकास लगा हुआ है। विकास आगे लगा हुआ है, लेकिन शेयरों में विकास नहीं है। दोनों ही पेनी स्टॉक हैं, एक है विकास इको, दूसरा है विकास लाइफ केयर, और दोनों ₹2.5 के आसपास है। इनका जो प्राइस है ना सर, देखिए विकास इको का प्राइस है ₹5.32 का, और विकास लाइफ केयर का प्राइस है ₹4.77 का। अब कह रही हैं कि हेल्प कीजिए, मैं क्या करूं। आधे हो चुके हैं ऑलमोस्ट सर जहां पे इन्होंने लिए हैं। पेनी स्टॉक्स में सर, एक तो आप अपने क्लाइंट्स को, अपने जो ग्राहक हैं उनको क्या एडवाइस करते हैं, और ऋचा जी को क्या कहेंगे? देखिए मेरा क्लाइंट्स को मैं कभी भी पेनी स्टॉक रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा खुद का एक इंटरप्रिटेशन साइकोलॉजी ऐसा है कि मार्केट में आप ऐसे स्टॉक में पैसा लगाओ जहाँ पे टेक्निकल और फंडामेंटल अच्छा होता है। कभी मार्केट के प्रेशर अगर स्टॉप लॉस कट भी जाता है, अगर शॉर्ट टर्म, देखिए शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो हमेशा रिस्क रहता ही है, वो स्टॉप लॉस होगा, टारगेट होगा, ये तो पार्ट ऑफ द गेम है। बट अगर आप थोड़ा बहुत लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में हो, नेक्स्ट 1.5 से 2 साल, तो फिर आपको कोई टेंशन करने वाला चीज है ही नहीं। लेकिन ये पेनी स्टॉक जो होता है ना, रात को आप सपना देखेंगे कि ये जो 4 रुपीज अभी है, ये एक दिन 15 हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। आप तो कैलकुलेट भी करते रहेंगे कि अगर मेरे पास अभी 20 लाख का पोर्टफोलियो है, तो 2 रुपीज में है, तो अगर इसका मैं 200 का भाव हो गया तो मैं 200 करोड़ का आदमी बन जाऊंगा। ऐसा बहुत सपना दिखाएगा रात को आपको। तो बेसिकली रीचा मैम को मेरा यही एडवाइस है, मैम काइंडली ये दोनों स्टॉक से आप करंट लेवल से एग्जिट कर जाइए मंडे को।
यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि प्रोमोटर होल्डिंग भी देखिए कुछ नहीं है, डेट बहुत बड़ा पड़ के रखा हुआ है। अब लास्ट 2 साल 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, एकदम खराब स्टॉक है। तो यहाँ पे आप पड़े रहेंगे उतना आपका टेंशन और हेल्थ और भी खराब होते जाएगा। सो अच्छा स्टॉक में निवेश कीजिए, क्वालिटी स्टॉक मार्केट में अवेलेबल है। अच्छा, ये सर आप जो सपने वाली बात कर रहे हैं, आपको किसी ने बताया क्या अपना एक्सपीरियंस? नहीं सर, मेरा हुआ था एक टाइम पे, जब 2011-12 में मैं ट्रेड करता था। उस टाइम पे किसी ने, अभी तो बहुत सारे लोग बताते हैं, सुनता हूँ, सबका एक ही प्रॉब्लम है। अब मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैं स्टॉक का नाम नहीं ले रहा हूँ। एक टाइम पे मैं लेके बैठा था कि कब ये ठीक होगा। 2011 का बात मैं बोल रहा हूँ, 2011 है तो 10। तो उस टाइम पे मैंने देखा, बाद में वो कंपनी डीलिस्ट हो गया, तो मुझे पता ही नहीं चला। और उसके बाद मैंने ब्रोकर को फोन किया, तो ब्रोकर बोल ले भाई साहब ये तो डीलिस्ट हो गया। मैंने बोला डीलिस्ट हो गया तो कैसे मिलेगा मेरा शेयर? तो बोला आप कंपनी में कांटेक्ट करो। तो मैंने उस कंपनी में कांटेक्ट किया, बोला हमने तो अनाउंसमेंट किया, आप एक काम करो, जिस दिन फिर से लिस्ट होगा आपको मिलेगा। मैंने फिर से लिस्ट कब होगा? बोला वो तो हमको भी पता नहीं है। तो वो स्टॉक आज भी मेरा डीमैट अकाउंट में पड़ा है, मैं देख पाता हूँ लेकिन कुछ कर नहीं पाता हूँ। तो ये सपना आप ही का था जो नाइटमेयर बनाया है। सर मेरा भी है, बहुत सारे लोगों का भी है। चलिए ठीक है सर, परफेक्ट है। तो हमने इस चीज को मजाक में लिया है, लेकिन बहुत सीरियसली ऋचा जी, आपको निकल जाना चाहिए। आई डोंट नो किसके कहने पर, किसकी रिसर्च पर या किसके एडवाइस पर आपने स्टॉक्स लिए हैं, लेकिन आपका कैपिटल इरोड हुआ है, ये बहुत सीरियस बात है। तो ये दुख की बात है, क्योंकि कैपिटल कम से कम होगा आपके पास तो ही आप पैसा लगा के बाजार से पैसा कमा पाएंगे। तो कैपिटल प्रिजर्वेशन, पैसे को बचाना, ये बहुत ही अहम है। और उसी को लेकर सर ने अपना एक खुद का एक्सपीरियंस शेयर किया है, तो उसी से हमें सीखना चाहिए, सबको सीखना चाहिए इनफैक्ट, कि पेनी स्टॉक से हमें बच के रहना चाहिए। इस बीच सर अगला सवाल जो है वो रसांश जी का है। कह रहे हैं कि SDBL यानी कि सोम डिस्टिलरीज, इनका सर 158 का रखा है, टारगेट और स्टॉप लॉस पूछ रहे हैं सर। मल्टी मंथ ब्रेकआउट होगा क्या इसमें? इसी स्पेस में सर एक इंडिया ग्लाइकोल्स है। आज सुबह ही हमारी बातचीत हो रही थी, लोकेश जी हमारे साथ जुड़े थे, मैंने उनसे पूछा था, किसी ने प्राज इंडस्ट्रीज पे सवाल पूछा था, उन्होंने कहा था प्राज इंडस्ट्रीज छोड़ दीजिए, इंडिया ग्लाइकोल्स ले लीजिए। और आज देखिए सर, कमजोर बाजार में भी 4.5% स्टॉक ऊपर बंद हुआ है। गजब का मूव देखने को मिला सर। एक तो ये SDBL और इंडिया ग्लाइकोल्स, दोनों पे राय दीजिएगा। देखिए पर्टिकुलर जो SDBL स्टॉक है, मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। 2 दिन पहले ही हमने हमारे जो क्लाइंट्स है उनको बाय रिकमेंडेशन दिया है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया है। एंड मुझे लगता है कि यहाँ पे 152 के ऊपर जो एक ब्रेकआउट आया है, ब्रेकआउट सस्टेन होने वाला है। अगर 152 इसके ऊपर बने रहे, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ मार्केट में, अगर ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है इसके वजह से अगर खराब नहीं होता है कुछ, तो मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉक नीचे आने वाला है। बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 175 से 180 का प्राइस आने वाला है। टाइम फ्रेम रहेगा 15 से 20 ट्रेडिंग सेशन मैक्सिमम। स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका आज का डे लो के भी आप लगा सकते हो, नहीं तो मैक्सिमम आप 152। सो 152 153 आपका पोटेंशियल स्टॉप लॉस होना चाहिए। आप बने रहिए, अच्छा काउंटर है। और ठीक है। सेकंड सर आपने बताया कौन सा? इंडिया इंडिया। ग्लाइकोल। अच्छा हाँ, इसमें सर बेसिकली अभी देखिए 1889 के आसपास बेसिकली चल रहा है। इसका एक पोटेंशियल स्टॉप लॉस है बेसिकली 1660 के आसपास। तो देखिए शॉर्ट टाइम फ्रेम में बहुत चल चुका है, नो डाउट स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव है। और मुझे लगता है ये जो आज का एक जो पैनिक लो है, यहाँ पे आपका एक स्टॉप लॉस पोटेंशियल हो रहा है। आप आज का जो डे लो है इसमें एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। लगातार लास्ट 4 से 5 महीने का जो एक कंसोलिडेशन था उसके ऊपर ब्रेकआउट आया है, सस्टेन भी हो रहा है। और इस कमजोर बाजार में स्टॉक बहुत ही स्ट्रांग है। तो मेरा मानना है कि आप बने रहिए, बहुत जल्दी ये स्टॉक आपको 2050 से लेके 2100 का भाव आते हुए दिखेंगे। ठीक है, परफेक्ट है सर। येस बैंक पे भी आपकी राय दीजिए। आज सुबह ही खबर थी कि येस बैंक के जो MD एंड CEO हैं प्रशांत कुमार जी, उनको एक्सटेंशन दिया गया है RBI की ओर से, और 6 महीने का एक्सटेंशन मिला है। वैसे उनका कार्यकाल है अक्टूबर 2025 तक, उसके 6 महीने बियॉन्ड तक भी वो बैंक के साथ बने रह सकते हैं। पहले इनको 3 साल का एक्सटेंशन मिला था, अब 6 महीने के लिए बढ़ाया गया। स्टॉक सर 20 रुपए के नीचे खुला था, 20 रुपए पे खुला था, 20 रुपए के नीचे भी गया था, लेकिन लो लेवल से जिस तरह से बाजार रिकवर हुआ, इसमें भी रिकवरी काफी अच्छी आती होती है, कि ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास जाकर बंद हुआ है। येस बैंक पे आपकी क्या राय है फिलहाल? सर येस बैंक के साथ कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जो स्टॉक है बेसिकली बहुत न्यूज में आता है और इनका मैनेजमेंट वगैरह ठीक ठाक नहीं है।
मतलब मुझे पसंद नहीं है और मैं बार बार देखता हूँ स्टॉक 22-23 के आसपास जाता है, वहां से देखिए बार बार एक बार सेलिंग प्रेशर आ जाता है। तो ऐसे काउंटर में फ्रेश इन्वेस्ट करना बहुत ही रिस्की होता है। तो मेरा मानना है यहाँ पे ऐसा है कि देखिए बहुत सारे लोगों का यहाँ पे मानना ऐसा होता है कि येस बैंक नेक्स्ट आपका एचडीएफसी बैंक हो सकता है, ऐसा भी न्यूज बीच में चला था। तो ऐसा तो देखिए बिल्कुल मुझे नहीं लगता। और बार बार देखिए 22-23 एक रेंज बन चुका है। तो एटलीस्ट मैं वेट करूंगा ए स्टॉक जिस दिन 30 के ऊपर जाके क्लोजिंग देगा वीकली बेसिस पे। क्या होता है ना, स्टॉक में इन्वेस्ट करने का दो तरीका होता है, एक है टॉप टू बॉटम, एक है बॉटम टू टॉप। सो मेरा मानना ये है कि लास्ट 5 साल में कभी भी येस बैंक ने, आप देखेंगे ठीक ठाक से, आप 30 के ऊपर क्लोजिंग देके सस्टेन नहीं किया। तो इसके ऊपर जाएगा तो मैं फिर से येस बैंक पे एक बार सोच के देखूंगा उस टाइम पे। फिलहाल अभी के लिए मैं येस बैंक को अवॉइड करूंगा, इग्नोर करूंगा। और जिनके पास है मैं बोलूंगा 21-22 पे कभी भी अगर मिलता है तो आप एग्जिट कीजिए। आपको यहाँ पे फ्रेश निवेश तो नहीं करना है। देखिए लास्ट वीक, आई थिंक लास्ट वीक के पहले वीक भी आपने एक बार मुझे पूछा था कि क्या करना चाहिए। उस दिन आई थिंक 7% 8% भागा भी था। मैंने सेम बोला था सर यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एग्जिट ही करना है। क्योंकि देखिए उसके बाद थोड़ा बहुत नीचे भी आया और आज लोअर टाइम फ्रेम से थोड़ा बहुत बाउंस बैक भी आया, लेकिन फिर भी सर यहाँ पे मुझे नहीं लेना है, अवॉइड करना है। ठीक है, नहीं लेना है, इसको आपको अवॉइड करना है। यही राय फिलहाल यस बैंक को लेकर आ रही है। जुबिलेंट फूड वर्क सर, जुबिलेंट इंग्रेविया, जुबिलेंट फार्मोवा, तीनों पर आज ब्लॉक डील होनी थी। करीब 1900 करोड़ रुपए के आसपास की तीनों शेयरों में भारतीय फैमिली जो है उनकी ओर से बिकवाली की गई है। तो उसके बाद जुबिलेंट फूड वर्क्स और जुबिलेंट इंग्रेविया तो रिकवर हो गए सर, अच्छी तेजी बनी, लेकिन जुबिलेंट फार्मोवा में हमने हाई लेवल से गिरावट बनती हुई देखी। इन तीनों स्टॉक्स पर क्या राय है सर आपकी? अब देखिए जुबिलेंट इंग्रेविया तो ऑलमोस्ट जो लास्ट हम देखेंगे दिसंबर का जो हाई था उसके बाद का हाईएस्ट क्लोजिंग आज हुआ है। ऑलमोस्ट 26.85 मिलियंस का शेयर्स का कारोबार आज हुआ है इस काउंटर में। हाईएस्ट वॉल्यूम लास्ट मैं देख पा रहा हूँ ऑलमोस्ट लास्ट 4 साल में, 3 साल में इतना वॉल्यूम नहीं हुआ जो आज हुआ है। ऑलमोस्ट 16% इंक्रीज हुआ है। देखिए मेरा मानना है कि आप बने रहिए, बाय ऑन डीप आपको करके जाना है। नेक्स्ट जो इसका टारगेट बन रहा है वो है ऑलमोस्ट 840 के आसपास। तो जिनके पास है बने रहिए, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर अभी बन चुका है। जुबिलेंट फूड में देखिए ऑलमोस्ट 681 के आसपास है। तो मुझे लगता है कि इसका जो स्ट्रक्चर है ये भी ठीक ठाक है, लेकिन आपको जितना इनवीबी का बेसिकली स्ट्रॉन्ग पैटर्न है इसका नहीं है बेसिकली जुबिलेंट फूड का। तो मेरा मानना है यहाँ पे ऐसा है कि आप एक बार आज का जो स्विंग लो है ऑलमोस्ट 661 के आसपास, 660 पे आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। बहुत जल्दी आपको एक बार यहाँ पे 715 का टारगेट आते हुए दिखेंगे कि 715 इसके ऊपर सस्टेन करता है, उस केस में आपको या इस काउंटर में ऑल टाइम हाई मिल भी सकता है। लेकिन द प्रॉब्लम इज 715 में मल्टीपल टाइम्स, इन फैक्ट मैं देख पा रहा हूँ 7 से 8 बार क्रॉस करने का, क्लोजिंग होने का कोशिश हुआ था लेकिन फेल हो गया। तो इसीलिए इस काउंटर पे आपको 715 का लिए अभी आपको बाय करके जाना है। लेकिन यहाँ पे 715 के ऊपर क्लोजिंग पे बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्लोजिंग करने पर आपको लाइफ टाइम हाई मिल सकता है। बाकी जुबिलेंट क्या बोला सर, और एक कंपनी अपने फूड इंग्रेविया और फार्मोवा सर, 3 कंपनी इस ग्रुप में। फार्मोवा, तो फार्मोवा का देखिए अभी 1094 के आसपास चल रहा है। बेसिकली मुझे लगता है इसका जो चार्ट है स्ट्रॉन्ग ही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। रिसेंटली लास्ट 2 हफ्ते में थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। अब मेरा मानना है यहाँ पे ऐसा है कि अगर आपको बाय करना है तो एक आपका जोन रहेगा वो है 990 के आसपास, 980 के आसपास। बाय ऑन डीप आपको करके जाना है। और रिसेंटली थोड़ा बहुत इसका स्ट्रक्चर जो है खराब हुआ है, बट लॉन्ग टाइम फ्रेम में और मीडियम टाइम फ्रेम में मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दिखता है। जिनके पास है बने रहिए, बहुत जल्दी आपको ऑल टाइम हाई आते हुए दिखेंगे। अच्छा सर, एक ना परिंद जी हमारे एक दर्शक हैं, उनका सवाल है, कह रहे हैं कि अपटाउन में स्टॉप लॉस हो गया है सर, क्या करें? ये कह रहे हैं कि पहले भी मैंने इनका सवाल पढ़ा, कह रहे थे कि शायद आप ही के कहने पर लिया है। आपने कभी रिकमेंड आज किया का है सर सर ऐसा कभी? आज का सर हमारा कॉल था, कल का भी कॉल था, आज का भी कॉल था। कल कॉल था ऑलमोस्ट 215 से, और 220 और 225 का मेरा टारगेट था। तो कल का इस काउंटर पे पूरा टारगेट अचीव हो गया। और आज का फिर से हमने जैसे ही 230 के ऊपर सस्टेन हुआ, अदर्स न्यूज चैनल पे हमने कॉल दिया था, तो आज ना सस्टेन हो नहीं पाया।
226 का एक स्टॉप लॉस था, 226 का उसका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। और बहुत सारे लोगों को मैंने लास्ट ये भी बताया था, फाइनल आपको 219 पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। तो क्लोज होते होते एक बार 219 का भी स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो इस काउंटर पे ना अभी निकल जाना चाहिए आपको, क्योंकि इसका स्टॉप लॉस कट चुका है। क्योंकि इसके अंदर जो रैली था, हम सोच रहे थे कि इसमें और एक मूव आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। मार्केट का सेंटीमेंट भी ठीक नहीं है। मैक्सिमम स्टॉक में सर क्या हो रहा है, मैं वही आपको शुरू में बोल रहा था कि मैक्सिमम स्टॉक में क्या है, इंडेक्स ज्यादा नहीं गिरा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक बहुत गिर चुका है, बहुत सारे स्टॉक। तो इसीलिए आपको स्टॉप लॉस प्रॉपर मेंटेन करना चाहिए। अच्छा, ठीक है सर। जब ये अपटाउन की बात हुई है ना, आई थिंक ये रियल एस्टेट ही प्ले ही है। एक सवाल रियल एस्टेट कंपनियों को लेकर रसान जी का फिर से आया, कह रहे हैं कि श्रीराम प्रॉपर्टी और अनंतराज पे छोटी अवधि के टारगेट और स्टॉप लॉस दे दीजिए, श्रीराम प्रॉपर्टीज और अनंतराज। मैं पहले एक बार श्रीराम प्रॉपर्टीज को लेके आपको बता देता हूँ। देखिए, जो स्ट्रक्चर है वीकली बेसिस पे एक फ्लैग पैटर्न बनाया। सो इस फ्लैग पैटर्न का बेनिफिट यही होता है कि चलता है कंसोलिडेशन, फिर से चलता है। तो एज पर द फ्लैग पैटर्न मुझे लगता है कि एक बार आपको यहाँ पे 112 से लेके 115 का टारगेट आना चाहिए। एंड बेसिकली मुझे लगता है कि एक बार आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 92। अगर कभी भी 92 के नीचे जाता है तो उस केस में एक खराब भी हो सकता है। और अनंत राज सर, स्टॉक काउंटर मेरा बहुत ही फेवरेट है। हमारा तो कॉल भी रहा है अनंत राज। हमने ऑलमोस्ट 500 के आसपास रिकमेंडेशन दिया था, उसके बाद हमने देखा कि टॉप बनाया 610 के आसपास। तो मेरा मानना, हमने प्रॉफिट बुक भी करा दिया 580 के आसपास। तो मेरा मानना है यहाँ पे ऐसा है कि नो डाउट द स्टॉक इज अ वेरी गुड फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चर ऑल्सो वेरी गुड टेक्निकली। लेकिन ये जो मार्केट का करेक्शन है, फिर से रिटेस्ट आने का पॉसिबिलिटीज है। आज का जो स्विंग लो है देखिए 503 के आसपास है। मैं आपको यही चीज हाईलाइट कर रहा हूँ कि आज का स्विंग लो के हिसाब से स्टॉप लॉस मेंटेन करना मैक्सिमम स्टॉक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज का जो पैनिक लो ओपनिंग था ना, ये किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये जो अभी जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, जो वार का टेंशन, बाकी अलग अलग चीजों का टेंशन चल रहा है। तो मुझे लगता है कि आज का जो डे लो है आप मेंटेन कीजिए 503 के आसपास। अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो आप बने रहिए। स्ट्रक्चर में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। 544 के आसपास चल रहे हैं, बहुत जल्दी आपको फिर से एक बार 560 580 का भाव आते हुए दिखेंगे। ठीक है, परफेक्ट है। इस बीच एक्सोन हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने 40 रुपए का समर्थन भेजा, लेकिन अपना सवाल इसमें अटैच नहीं कर पाए। तो सर अपना सवाल भेजे तो मैं उसको ले पाऊंगा। इस बीच सर एक दो सवाल और मुझे लेने हैं। एक तो जीनस पावर, इसमें सर एक ब्लॉक डील होने वाली थी आज, लेकिन वो टाल दी गई है। 5.88% हिस्सा बिकना था, कोई जीआईसी की सहयोगी कंपनियां बेचने वाली थी, लेकिन स्टॉक गिरकर बंद हुआ 0.4%। जीनस पावर के चार्ट क्या बता रहे हैं? सर बेसिकली सपोर्ट है 365 के आसपास, और जिस तरीके से नीचे गिरा, ऐसा स्टॉक, ऐसा काउंटर बहुत कम देखने को मिलता है। डे लो के आसपास ही बंद हो चुका है। तो मेरा मानना है कि 365 पे आप एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अगर हिट होता है तो निकल जाइए। मैं ऐसे कमेंट बहुत कम करता हूं कि आप स्टॉप लॉस हिट होता है तो निकल जाइए, लेकिन इसका स्टॉप लॉस ही 365 में है। अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मुझे लगता है नेक्स्ट फिर से एक बार 310 से लेके 300 के भाव में आपको जा सकता है। हाई पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि जिस तरीके से सेलिंग प्रेशर कल भी आया था और आज भी इसको कंटिन्यू किया, तो लगातार 2 दिन का ये जो कंफर्मेशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट 2 दिन का भी है और 2 वीक का भी है, 2 हफ्ते से ही चल रहा है। तो बहुत जोर से सेलिंग यहाँ पे हो रहा है। तो आप एक बार यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाइए 365 का। ठीक है, परफेक्ट है। इस बीच सर टॉरेंट पावर आज के कमजोर बाजार में पॉजिटिव कुछ जो स्टॉक्स बंद हुए हैं उनमें से ये भी एक है। ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास जाकर बंद हुआ। आज एक ऑर्डर विन की खबर थी, जिसकी वजह से स्टॉक पे हमने एक्शन बनता हुआ दिखा। इसमें और दमखम है सर, या फिर इसमें से निकल जाना चाहिए टॉरेंट पावर में से? ये मुझे लगता है एक 1360 का एक पोटेंशियल स्टॉप लॉस होना चाहिए। 1360 के नीचे अगर जाता है तो इस केस में इसका जो स्ट्रक्चर है वो खराब होगा, उससे पहले नहीं। फिलहाल अभी बने रही है, ऐसा तो फंडामेंटल कुछ खराब नहीं है। हाँ, टेक्निकली प्रॉब्लम तो यहाँ पे कुछ मुझे नहीं लगता है। तो आज का डे लो भी देखिए 1389 के आसपास। देखिए, जब संदीप जी मैं एक कमेंट कर रहा हूँ ऐसा कि मुझे लगता है कि मार्केट नेक्स्ट 3 से 4 महीने में टेंशन रह सकता है। जिस तरीके से बाजार में न्यूज आ रहा है कि ऐसा ग्लोबल टेंशन है, तो मुझे नहीं लगता कि ओवरनाइट और एक दो चीज पॉजिटिव चीज से सही होगा। क्योंकि ये बहुत सोचने वाला बात है। मार्केट में देखिए मॉनसून आ गया, मार्केट पॉजिटिव रिएक्ट नहीं किया। आरबीआई रेट कट हुआ, मार्केट पॉजिटिव रिएक्ट नहीं किया। आरबीआई ने डिविडेंड दे दिया गवर्नमेंट को, पॉजिटिव रिएक्ट नहीं किया। इन्फ्लेशन का डेटा आया, पॉजिटिव हुआ, मार्केट ने पॉजिटिव रिएक्ट नहीं किया। अभी देखिए जीडीपी का डेटा आया, पॉजिटिव हुआ, मार्केट ने पॉजिटिव रिएक्ट नहीं किया। मार्केट बार बार यही बोल रहा है कि
हायर टाइम फ्रेम से एक बार जो है बार-बार सेलिंग प्रेशर आ रहा है, तो कहीं न कहीं ये तो मुझे एक सिग्नल लग रहा है कुछ। फिर से मैं इसीलिए इसीलिए मैं 40-50% कैश में बैठने के लिए रेडी हूँ। और जब ऐसे कमेंट मैं कर रहा हूँ और उसी टाइम पे मैं आपको बोल रहा हूँ कि नहीं, बाय ऑन डीप करके आपको जाना है। लगातार मैं 15 दिन से बोल रहा हूँ बाय ऑन डीप करना है, बाय ऑन डीप करना है, क्योंकि मुझे ये लॉस फेस नहीं करना है। मुझे मार्केट में अच्छा फेयर वैल्यूएशन के साथ अभी पैसा बनाना है, क्योंकि लास्ट बहुत टाइम से चल रहा है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है, हमने हमारे पेइड क्लाइंट्स को बताने से पहले आपके साथ मैंने जब लास्ट टाइम शो किया था, तब मैंने बताया था कि मार्केट ना नीचे आ सकता है। इनफैक्ट मैंने एंटायर यूट्यूब में कोई भी ऐसे चैनल नहीं देखा, कोई भी ऐसे एनालिस्ट को नहीं देखा कि जब मार्केट क्रैश होने वाला था उससे पहले किसी ने प्रेडिक्ट किया। मतलब वो मेरा टीम ने मुझे बताया कि सर ये तो आपने कैसा कमेंट कर दिया कि मार्केट नीचे आ सकता है। मैंने बोला रुक जाओ बेटा, अभी थोड़ा टाइम लगेगा समझने में। तो 4-5 महीने से देखा कि वही चीज सेलिंग प्रेशर चलता रहा मार्केट में। तो अभी भी सर यही है कि देखिए मैं मार्केट में नेगेटिव तो मतलब पॉजिटिव नहीं हो पा रहा हूँ, नेगेटिव भी ज्यादा नहीं हूँ, पॉजिटिव भी ज्यादा नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन मुझे एक डर लग रहा है मार्केट में, तो इसीलिए मैं बहुत सेफ जाना चाहता हूँ। तो इसीलिए बाय ऑन डीप बार बार करके मुझे जाना है, मुझे हायर जोन पे नहीं लेना है। ठीक है, नहीं लेना है आपको हायर लेवल्स पे, नीचे में गुंजाइश ज़्यादा दिखती है, डर ज़्यादा है ऑप्टिमिज्म से। और सर मैं कुछ ट्रिगर्स भी आपके सामने रख देता हूँ, जब ये बात चली रही ना मार्केट की, तो कुछ ट्रिगर आपके सामने रखता हूँ कि अब बाजार किन चीज़ों पर फोकस करने वाला है या फिर किन पर बाजार की नज़र रहने वाली है। देखिए, अब हमारे सामने एक तो आज ही हमारा जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का नंबर है वो आ जाएगा। अब 15 तारीख की जो बात है ना सर, 15 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है, दो इवेंट्स हैं उस दिन। एक तो यूएस और ईरान की बातचीत होनी है अगले दौर की न्यूक्लियर डील की। अभी भी ट्रम्प साहब का एक कमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा है कि इससे पहले कि कुछ ना बचे, आप हमारे साथ बातचीत कर लीजिए, डील कर लीजिए। ईरान को उन्होंने बोला है कि आप डील कर लीजिए। मैं एग्जैक्ट अगर उनके वर्ड्स आपके सामने ला सकूं, ट्रम्प साहब ने जो कहा था कि डू अ डील विद यूएस बिफोर नथिंग इज लेफ्ट, ऐसा कुछ कहा उन्होंने। और ये एक तो फैक्टर है। दूसरा सर G7 सम्मेलन भी है, G7 समिट भी है, जिसमें मोदी साहब जाएंगे हिस्सा लेने के लिए। वहां से क्या निकल के सामने आता है, ये भी इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। अब जब बाजार अगले हफ्ते खुलेगा 16 तारीख को, एक तो बजाज फाइनेंस का स्टॉक आपको उस भाव पे नहीं मिलेगा जैसा आज बंद होता हुआ दिखा, क्योंकि एडजस्टेड जो लेवल है वो आपको शायद देखने को मिलेंगे। 1:1 का बोनस और 1:5 का जो स्टॉक स्प्लिट है उसकी रिकॉर्ड डेट है उस दिन। फिर साथ ही साथ चाइना के जो नंबर्स हैं वो भी आते हुए देखेंगे, इनके आईआईपी के नंबर, रिटेल बिक्री के नंबर, इनके जो रोजगार के आंकड़े हैं, बेरोजगारी दर के, वो भी आते हुए देखेंगे। और हमारा जो थोक महंगाई का नंबर है वो भी आता हुआ देखेगा। टाटा मोटर्स का स्टॉक भी फोकस में रहेगा सर। जेएलआर की एक इन्वेस्टर मीट है उस दिन, वहां से क्या निकल के सामने आता है, तो एक तो बजाज फाइनेंस और दूसरा ये जो टाटा मोटर्स, ये दोनों स्टॉक्स ही लाइमलाइट में रहेंगे। सोमवार की जहां तक बात है, एक आईपीओ है ओसवाल पंप्स का, वो भी खुला हुआ है, वो 17 तारीख को बंद हो जाएगा। उस दिन ही यूएस के रिटेल बिक्री के आंकड़े भी आएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है सर इस हफ्ते की जहां तक बात है, जो आगे आने वाला है, फेड की बैठक होने वाली है। बीता हफ्ता हमने पूरा देखा है, एक तो थोक महंगाई के नंबर आए यूएस के, एक सीपीआई महंगाई के नंबर आए, दोनों नीचे आए। तो ट्रम्प साहब की ओर से लगातार प्रेशर है उनके ऊपर कि दरें घटाइए, दरें घटाइए, आप नीचे लाइए दरें, आप क्यों नहीं नीचे दरें ला रहे हैं। तो प्रेशर उन पे बन भी रहा है, क्योंकि नंबर जिस तरह के इन्फ्लेशन के आ रहे हैं यूएस के, वो प्रेशर तो बना रहे हैं। तो उस लिहाज से एक तो ईरान वाली ये डील जो बातचीत होने वाली है वो, एक G7 समिट, और तीसरा फेड की बैठक। ये तीन इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है सर इसी के इर्द गिर्द बाजार अब घूमेगा। एग्जैक्टली सर, हो सकता है इतना बड़ा बड़ा नेक्स्ट वीक इतना इवेंट हो रहा है, तो इसीलिए मल्टीपल चीज है कि एक बार देख के निवेश करे। वही तो मैं आज भी हमारे जितने क्लाइंट्स थे ऑलमोस्ट सबको मैंने ऑलमोस्ट परफेक्ट स्टॉप लॉस का एक लिस्ट दे दिया कि आपको कितना कितना कहाँ पे क्या मेंटेन करना है, क्योंकि सैटरडे संडे है, क्या फिर से हो जाएगा। और ट्रम्प जी का तो कोई भरोसा नहीं है, पूरा साइको हाँ आदमी है, क्या हो जाएगा क्या बोल देंगे कुछ पता नहीं सर। बिल्कुल सर। एक तो ना ट्रम्प साहब को लेकर भी बातचीत चल रही थी किसी के साथ, मैंने बोला अरे सर, कम से कम दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी है, सबसे बड़ी इकोनॉमी जो मानी जाती है उसका राष्ट्रपति है, तो दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी, उसको लेकर थोड़ा तो आप रिस्पेक्टफुली बात कीजिए। जैसे हमारे भी यहाँ पे प्रधानमंत्री, मैंने यही चीज बोली थी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी हम कहते हैं, ट्रम्प साहब को लेकर तो ऐसे ऐसे शब्द यूज करते हैं लोग, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स। कि सर वही है जो ज्यादा फेमस रहता है, देखिए कंट्रोवर्सी तो चलेगा, लेकिन कुछ कुछ चीज ऐसा हुआ है बीच में कि देखिए वो टैरिफ वाला मामला ही देख लीजिए। अगर आपको टैरिफ कम ही करना था तो आप शुरू से आप कम ही करते ना, 130%, 100% टैरिफ हो जाएगा। तो सारा मीडिया दुनिया भाग गया। और बीच में पता है क्या हुआ इंटरेस्टिंग फैक्ट, मैं एक वीडियो देख रहा था ट्विटर में,
तो वहां पे देख रहा था ट्रम्प जी ने अच्छे अच्छे बिलियनियर्स को बुला के पूछ रहा है कि किसका कितना पैसा बना है, इसका इतना पैसा बना है, उसने इतना $1 बिलियन बनाया। सो कहीं ना कहीं क्या होता है ना, दे आर बिजनेसमैन, दे डोंट हैव एनी इमोशन। तो बिजनेस के हिसाब से जो सही होगा ना वो लोग वही करेंगे। हमको समझ में नहीं आता कि इसीलिए हम थोड़ा उनको कभी हम बोलेंगे गलत लैंग्वेज यूज करेंगे, कभी अच्छा बोलेंगे, लेकिन उनके लिए जो सही है एक्चुअल वही सही है। तो ये बिजनेसमैन दे आर नॉट इमोशनल। जहां पैसा बनेगा वहीं जाएंगे और वही डिसीजन लेंगे। खैर ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये इवेंट्स हैं जो कि बाजार की चाल को निर्धारित करेंगे। इस बीच सर सुपर चैट पे गुंजन सराफ जी का सवाल आया यूनाइटेड स्पिरिट्स को लेकर। अभी हमने सोम डिस्टिलरीज की बात करी, इंडिया ग्लाइकोल की बात करी, 1630 पे इनके पास यूनाइटेड स्पिरिट्स रखा हुआ है और टाटा मोटर्स में पूछ रहे हैं कि न्यू एंट्री करनी है। तो 1630 वाला यूनाइटेड स्पिरिट्स रखा हुआ है, वो टाटा मोटर्स लेने की सोच रही है ये। ओके, देखिए मुझे लगता है कि अभी यूनाइटेड स्पिरिट्स में 1453 के आसपास चल रहा है। एक फ्रेश ब्रेकडाउन है वीकली चार्ट में। अभी आप बहुत जल्दबाजी ना कीजिए तो अच्छा है। एक बार थोड़ा वेट कीजिए, नेक्स्ट 2 से 3 हफ्ता बहुत ही, जैसे कि संदीप जी ने बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ट्रिगर है होने वाला है। सो एक बार आप बने रहिए मार्केट में। मुझे लगता है एक बार 1360 के आसपास एक सपोर्ट है, वहां तक आने का हाई पोटेंशियल है। सो 1360 से लेके 1380 एक जो सपोर्ट है, अगर यहाँ पे कभी भी आता है तो आप बाय कीजिए। अभी फिलहाल आपको बाय करने की इस करंट लेवल पे सलाह नहीं होगा। सेकंड सर, आपने टाटा मोटर बताया। टाटा मोटर पे देखिए 712 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है टाटा मोटर आपको 680 670 के आसपास मिल सकता है, क्योंकि देखिए जब टॉप बनाया था रिसेंटली, टॉप बनाने के बाद ऑलमोस्ट 740 750 वहां से गिरना स्टार्ट हुआ। गिरने के बाद एक दिन एक पैनिक लो में 690 के आसपास आया था। उसके बाद फिर से चल रहा है, 725 के आसपास था 1-2 दिन पहले ही प्राइस, अभी 710 712 के आसपास है। तो मेरा मानना है यहाँ पे ऐसा है कि अगर आपको एक पैनिक कभी भी सेलिंग मिलता है, आप मार्केट को आप अगर गौर से ऑब्जर्व करते हो, उस टाइम पे आप एक बार इस काउंटर पे बाई ऑन डीप करके जाइए। 680 रहेगा, 670 रहेगा पोटेंशियल बाइंग जोन। ठीक है, ओके। आखिरी सवाल ले रहा हूँ सर, फिर शो को वाइंड अप करेंगे। तो डिस्कशन बहुत लंबा चलेगा, सवाल भी हमारे साथ बहुत आ रहे हैं। एक सुपर चैट भी और आ गया, वो भी ले लेते हैं। एक ना संदीप शुक्ला जी का मैंने सवाल देखा, ये कह रहे हैं कि सर या तो मजडॉक यानी कि मजगांव डॉक के बारे में कुछ बता दीजिए, या फिर CDSL, इसमें अभी बाइंग करें क्या सर? देखिए सीडीएसएल, मुझे लगता है कि सीडीएसएल, बीएसई एंड जितने भी सिक्योरिटी स्टॉक थे ऑलमोस्ट टॉप बना दिया। देखिए बीएसई एंड सीडीएसएल दोनों काउंटर ने स्टॉप एकदम टॉप बना दिया। तो एक बार वेट करके जाइए, अभी नहीं। सीडीएसएल में यहाँ से भी मुझे लगता है कि करंट जोन से ऑलमोस्ट 10 to 15% करेक्शन बाकी है। और बाकी मजगांव डॉक देखिए 3200 के आसपास अभी बंद हुआ है आज। तो बेसिकली मुझे लगता है कि इसका जो टॉप बनाया था रिसेंटली ऑलमोस्ट 3800 3750 के आसपास, वहां से नीचे आते आते अभी 3200 के आसपास आ चुका है। अभी पहले तो अभी जो रेसिस्ट, अभी जो ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट ऑलमोस्ट 2850 से लेके 2900 का भाव था। तो मुझे लगता है क्या होता है ना, ब्रेकआउट आता है, ब्रेकआउट के बाद स्टॉक चलता है, चलने के बाद फिर से रिटेस्टमेंट करने के लिए आता है। तो जो ब्रेकआउट जोन होता है वहां पे ही सर आता है। अब जब वीकली ब्रेकआउट आता है तो वीकली बेसिस पे स्टॉक रिटेस्टमेंट पे आता है, टॉप बना दिया। अब मुझे लगता है कि एक बार रिटेस्टमेंट जो जोन है वहां तक आने का पॉसिबिलिटीज है, वो जोन रहेगा 2890 से लेके 2850 के आसपास। तो आप अगर इस काउंटर को बाय करना चाहते हो, और नो डाउट डिफेंस में मजगांव डॉक वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक माना जाता है, टेक्निकली फंडामेंटली दोनों। अब बात रहा वैल्यूएशन का, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत ही ऊपर है अभी, तो मेरा मानना है यहाँ पे ऐसा है कि 2950 से लेके 3000, मतलब यहाँ से कभी भी 200 से 250 पॉइंट नीचे मिलता है तो जाके आप बाय कीजिए, तब जाके आपका स्टॉप लॉस होगा 2650। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं दिन आपको मिलेंगे ही, मतलब एक दिन आपको मिलेगा ही, आज नहीं तो 2 हफ्ता बाद, नहीं तो 3 हफ्ता बाद, कभी भी एक बार वेट करके जाइए। और वो जो वैल्यूएशन पे बाय होगा ना, आप स्टॉक को आपको एग्जिट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट 1.5 से 2 साल वेट कीजिए, ऑल टाइम हाई आपको आते हुए दिखेंगे, इनफैक्ट डबल होते दिखेंगे, आपको एक अच्छा वैल्यूएशन के साथ बाइंग हो जाएगा। ठीक है, नीचे में ले, और CDSL के लिए अभी आप वेट कर लें। सर आखिरी सवाल ले रहा हूँ, फिल्मी रिव्यू के नाम से हमारे एक दर्शक हैं। एक तो सर BMW स्टील कह रहे हैं कि 53 का लिया है, 500 का टारगेट है। HDFC बैंक लिया है 1910 पर 40 शेयर है। प्लीज सजेस्ट सर, BLS इंटरनेशनल का टारगेट भी बताइए। सर ये BMW स्टील आप ट्रैक करते हो? मैं तो नाम ही पहली बार सुन रहा हूँ। BMW स्टील,
BMW इंडस्ट्रीज दिख रहा है सर मुझे। हाँ, मुझे भी वही दिख रहा है, स्टील तो नहीं दिख रहा है BMW। 53 पे सो लिया है सर, 56 का है, वही होगा सर फिर। हाँ, वही होगा, 56 के आसपास चल रहा है अभी। तो मुझे लगता है, देखिए एक बेस बनाया, बेस बनाने के बाद ऊपर आ रहा है। 62 के आसपास एक रेसिस्टेंस है, तो अभी बने रही है, ऐसा कोई स्ट्रक्चर वाइज खराब नहीं है। एक बार मुझे फंडामेंटल देखने दीजिए। फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1265 करोड़ के आसपास कंपनी है, मार्केट कैप है, ज्यादा लिक्विडिटी नहीं है इसके अंदर। 1200 करोड़ के आसपास कंपनी है। सो बेसिकली आप ज्यादा इसमें क्वांटिटी है तो एग्जिट करना आपको चाहिए। ज्यादा क्वांटिटी नहीं होगा तो फिर सही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एक बार आपको यहाँ पे 48 का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए फाइनल। 48 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रही। एक बार आपको यहाँ पे 62 63 का प्राइस बहुत जल्दी आते हुए दिखेंगे। और सर कौन सा स्टॉक बताया? HDFC बैंक 1910 पे है सर। HDFC बैंक, ओके। सो बेसिकली मुझे लगता है, देखिए बैंक निफ्टी में अभी भी सेलिंग प्रेशर बाकी है। 1917 के आसपास अभी चल रहा है। मेरे ख्याल से एक बार आपको यहाँ पे 1820 से लेके 1850 का भाव मिल सकता है। तो एक बार वेट करके जाइए न्यू फ्रेश बाय करने के लिए। और अगर आपके पास है ऑलरेडी तो फिर आप बने रहिए, ऐसा स्ट्रक्चर तो खराब नहीं है। और नो डाउट HDFC बैंक मार्केट का लीडर है। और रिसेंटली जो एक केस हुआ था HDFC बैंक के जो सीईओ है उनके खिलाफ, एक FIR दर्ज हुआ, एक फाइनेंशियल फ्रॉड सामने आया था। और मुझे लगता है कि सर वो इंटेंशनली है कुछ, और उसमें मार्केट में कुछ रिएक्ट नहीं किया। तो HDFC जैसे बड़े बैंक छोटे मोटे न्यूज से कुछ रिएक्ट नहीं करने वाला। उस दिन भी मैंने आपको बताया था, आई थिंक। सो बने रहिए, ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है सर। ठीक है। और सर तीसरा भी इन्होंने पूछा था, BLS इंटरनेशनल, इसका टारगेट क्या होगा? BLS इंटरनेशनल, ओके। इसका सर BLS इंटरनेशनल अभी 369 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 320 के आसपास। 320 आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। थोड़ा ट्रेंड खराब है फिलहाल, अभी स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा। मुझे लगता है कि 330 320 आ सकता है। अगर स्टॉक का जो ट्रेंड है चेंज होता है, उस केस में एक बार आपको 400 के आसपास टारगेट देखने को मिलेगा। 400 के ऊपर अगर सस्टेन होता है, उस केस में अगर आपको एक बार 440 450 का टारगेट आते हुए दिखेंगे। लेकिन अभी का जो ट्रेंड है बहुत खराब है, नेगेटिव है। ठीक है, परफेक्ट है सर। बहुत धन्यवाद आपका सर, आज आप कार्यक्रम में जुड़े, सारे सवालों के जवाब आपने दिए, मार्केट्स पर बातचीत हुई, और जो विवेक राय आपने दी है कि 24,000 के नीचे भी निफ्टी जा रहा है। अब ये तो याद रखना होगा सर कि आपने बोला है, तो अब ये होता हुआ भी दिखेगा। पहले आपने कहा था ऊपर आएगा मार्केट, तो आया था। अभी आप फीलिंग अगर आपकी आ रही नीचे जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा साथ में डर भी लगने लगा है कि व्हाट्स योर व्यू? आपको क्या लगता है? मतलब यू आर आल्सो सो एक्सपीरियंस एंकर, यू आर इन द इंडस्ट्री लास्ट 20-25 इयर्स, आप इतना सीनियर हो। सो आपको क्या लगता है कि मैं नेक्स्ट इंडेक्स लेवल पे बताइए। आई नो यू कैन टॉक स्टॉक स्पेसिफिक। इंडेक्स लेवल पे आपको क्या लग रहा है कि मार्केट? सर दिक्कत तो है, प्रेशर तो दिख रहा है, जैसे आपने हाईलाइट किया भी, 25 100 25 200 पार नहीं हो पा रहा है। वैल्यूएशन को लेकर ना सर कंसर्न उस समय आए थे जब एफआईज ने बेचना शुरू किया था पिछले साल सितंबर में। अब वापस से वो कंसर्न है सर। हम लगातार हॉट स्टॉक्स के जरिए ना इस चीज को लाने की कोशिश करते हैं। निफ्टी का मैं वैल्यूएशन देख रहा था सर, जो 2 साल का एवरेज है ना उसके ऊपर फिर से पहुंच गया है। तो वैल्यूएशन को लेकर फिर से जो कंसर्न है, द मोमेंट यू क्रॉस 25,000 का लेवल, तो आपके अंदर वो फिर से जो फीलिंग है ना, वो जो डर है जो 26,277 पे आया था, वो डर फिर से क्रीप इन करने लगता है। और वो जैसा आपने कहा भी सर, वो वैल्यूएशन वाला जो डर है ना तभी छटेगा जब जाके बाजार नीचे आएगा या करेक्शन हो जाएगा। तो करेक्शन होना दिख रहा है, ड्यू है, और खबरें फिर उसके बाद तो उसको सपोर्ट कर ही देती हैं। तो मैं भी आपके साथ हूँ सर, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन डर ओके, लग रहा है सर, अगर 24,000 के नीचे आएगा तो इंडेक्स जितना करेक्ट होगा, स्टॉक्स बहुत ज्यादा करेक्ट हो जाते हैं। एग्जैक्टली। थैंक यू, आप भी मेरे साथ है, आपको भी वही लग रहा है जो मुझे फीलिंग हो रहा है। और चलिए पता ठीक नहीं, है मैं सर। जो बोल देता हूँ ना बहुत सटीक हो जाता है। तो मैं कभी बोलता नहीं हूँ ऐसे, क्योंकि डराना नहीं चाहता किसी को। लेकिन द फैक्ट इज, जो सामने दिखता है वो तो सर बोलना पड़ेगा, जो फीलिंग आ रहा है। और कभी कभी फील ऐसा होता है कि बहुत अंदर से तगड़ा वाला फीलिंग आता है मार्केट में। तो अभी ना ऐसा ही फील आ रहा है मुझे, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हल्का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, हल्का होना भी चाहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। हेल्दी करेक्शन तो बाजार के लिए हमेशा अच्छे रहते ही हैं। बहुत धन्यवाद सर। कोई डिस्क्लोजर जो आप बताना चाहेंगे सर जाने से पहले? जो भी स्टॉक पे मैंने बात किया, कोई भी स्टॉक मेरा पर्सनल होल्डिंग पे नहीं है। एंड हो सकता है बहुत सारे स्टॉक मैंने डिस्कशन किया हमारे मॉडल पोर्टफोलियो एंड हमारे क्लाइंट को रिकमेंड हमने किया है। इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले आप आपका फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ही कीजिए। एंड स्टॉक मार्केट पे कोई भी एश्योरेंस एंड 100% गारंटी नहीं होता है। आप एक बार सेल्फ स्टडी कीजिए, उसके बाद ही आप काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच आपका। थैंक यू सो मच सर, विश यू अ वेरी हैप्पी वीकेंड सर। थैंक यू सर।
चलिए क्लोजिंग बस को इसी के साथ यहीं पर समेटते हैं। वीकेंड बहुत एक्शन पैक रहने वाला है, कुछ खबरें आने वाली हैं वहाँ पे और अगला हफ्ता भी फेड बैठक वाला है, तो ये कुछ ट्रिगर्स हैं जो कि बाजार को अब आगे चलते हुए काफी हद तक डिफाइन करेंगे कि मार्केट किस करवट बैठेगा। तो सोमवार को सुबह तो शायद आपसे मुलाकात ना हो पाए, अगले हफ्ते शायद मैं आपके साथ ना जुड़ पाऊँ, छुट्टी पर रहूंगा, तो अब आपसे अगले से अगले सोमवार को मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।